हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस टीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में लगी हुई पुस्तक क्षितिज भाग 2 के ऊपर, और इसके अंतर्गत हमने गद्य खंड पर वीडियो लेक्चर तैयार किया है। तो गद्य खंड के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है उस पर हम बातचीत करेंगे। केबीएस टीजीटी के सिलेबस में क्या क्या लगा है और हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गद्य खंड में कुल 8 चैप्टर लगे हुए हैं, जिसमें पहला जो चैप्टर है वो है नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश द्वारा लिखा गया है और ये है कहानी विधा में। दूसरा चैप्टर है बाल गोविंद भगत, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है और ये रेखा चित्र है। तीसरा चैप्टर है लखनवी अंदाज, जो कि यशपाल द्वारा लिखा गया है और ये व्यंग्य विधा में है। चौथा चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है और ये संस्मरण विधा में है। पांचवा चैप्टर है एक कहानी यह भी, जो कि मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है और यह आत्मकथ्य है, या फिर इसको आप आत्मकथा भी ध्यान में रख सकते हैं। छठा चैप्टर है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जिसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और ये निबंध है। सातवां चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र और ये व्यक्ति चित्र है। और आठवां चैप्टर है संस्कृति, जिसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन, जो कि निबंध है। तो आप देख रहे हैं कि आठों चैप्टर अलग अलग विधाओं में लिखे गए हैं। तो इसको हमने आपके सामने इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि अगर सुमेलित वाले प्रश्न आ जाएं तो भी आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएं कि किस चैप्टर के कौन लेखक हैं, किस रचना के रचनाकार कौन है और रचना किस विधा में। तो तीनों कॉलम आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम क्रमशः बात करेंगे हर चैप्टर्स के ऊपर। तो पहला चैप्टर जो है स्वयं प्रकाश द्वारा लिखा गया है। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका संबंध वसुधा पत्रिका से रहा है। वसुधा पत्रिका के संपादन से ये जुड़े थे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उनके कुल 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान प्रमुख है। तो इसको आप परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखिए कि स्वयं प्रकाश, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले, वसुधा से इनका जुड़ाव रहा है और समकालीन हिंदी कहानी की जब भी चर्चा की जाएगी तो स्वयं प्रकाश का नाम उसमें आएगा। कुल 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और कुछ कहानी संग्रहों के नाम जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है। इनके 2 उपन्यास भी फेमस रहे, जिसमें है बीच में विनय और ईंधन। ये 2 उपन्यास इनके चर्चित रहे हैं। इनको कई सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिसमें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि प्रमुख हैं। स्वयं प्रकाश की रचनाओं में देखा जाए तो मध्यवर्गीय जीवन को केंद्र में रखा गया है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का भी स्वर है। तो आप देख रहे हैं कि इनकी जो विषय वस्तु रही है, रचनाओं का जो विषय वस्तु रहा है, वो वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना से जुड़ा रहा है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। वाचिक परंपरा ऐसी परंपरा जो कि हम सब अपनी दादी नानी के मुंह से जो भी कहानियों को सुना करते थे और किस्सा के शैली में सुना करते थे, उसी ढंग की कहानियां भी स्वयं प्रकाश लिखा करते हैं। उनकी शैली इसी टाइप की है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है कि आखिरकार देश किसे कहा जाए
और देशभक्ति किसे कहा जाए, यहाँ पर स्वयं प्रकाश ने क्लियर किया है। अच्छा, इसी तरीके से आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने एक निबंध में देश को परिभाषित किया है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जरूर कमेंट्स कर बताइए। बाकी इस चैप्टर को आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक छोटा सा अंश उसका दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उस निबंध का। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर उसको ध्यान में रखिए। अगर हम बात करें जो चैप्टर लगा है नेताजी का चश्मा, तो ये कहानी विधा में है और इसमें नेताजी जब कहा जा रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत सुभाष चंद्र बोस का चित्र आना चाहिए। और जैसा कि आप उनका अगर फोटो देखे होंगे तो चश्मा भी लगा रहता है। तो इस कहानी में कुछ कहानीकार स्वयं प्रकाश ने जो विचार किया है वो है कि कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। जब आप नेताजी का चश्मा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक जो प्रमुख पात्र का जिक्र किया गया है उनका नाम है हालदार। हालदार साहब को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। जो कस्बा कुछ इस तरीके का है जिसमें एक इस लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना है, 2 ओपन एयर सिनेमा घर हैं और एक नगर पालिका भी है। तो कुछ कस्बा का जो रूप है आपके सामने आ गया होगा कि क्या क्या है। 2 स्कूल हैं, सीमेंट का कारखाना है, सिनेमा घर भी है और नगर पालिका भी है। नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में लिखी गई है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में बताया गया। तो आप देख रहे हैं कि नेताजी का चश्मा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, आपको ध्यान में रखना है। हलदार को भी ध्यान में रखना है और जो प्रतिमा बनी है वो संगमरमर की बनी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि परीक्षाओं में इसी तरीके से छोटे छोटे तथ्यों पर आधार बनाकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप एलडीसी के पेपर्स को देखे होंगे टीजीटी पीजीटी का, तो इसी टाइप से सवाल आ रहे हैं। आगे बात करें तो कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को यह काम सौंपा गया है और उन्होंने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिलाया है। पान वाले के खुद के मुंह में पान, एक पान वाले का भी जिक्र इस कहानी में आता है जो कि काला मोटा और खुशमिजाज आदमी है। और जब आप इस कहानी को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें जो हालदार साहब हैं वो मूर्ति को जब भी देखते हैं तो उनको कुछ कुछ बदलाव लगता है। कभी उनको नेताजी का चश्मा नहीं दिखता है, कभी दिखता है, कभी अलग फ्रेम में दिखता है। वो हमेशा इसको देखते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टोरी ये है, क्योंकि स्टोरी पढ़ने का भी वक्त नहीं है, परीक्षा आपकी नजदीक आ गई है, लेकिन पात्रों को जरूर ध्यान में रखिए। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि नेताजी का चश्मा में नेताजी आखिर किसको कहा गया है, सुभाष चंद्र बोस, संगमरमर की प्रतिमा लगवाने की बात चल रही है और हालदार साहब को बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला जो चैप्टर है वो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुर गांव में हुआ था 1899 ईस्वी में। तो आप देख रहे हैं कि बेनीपुर गांव में हुआ था, इसीलिए इनका नाम बेनीपुरी हो गया। ठीक है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी नाम से ये जाने गए। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण इनका प्रारंभिक जीवन संघर्षों और अभावों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हुए और ये वही दौर है जब गांधी जी असहयोग आंदोलन इत्यादि की शुरुआत किए थे और इससे पहले 1917 में वो चंपारण आंदोलन कर चुके थे। तो जाहिर सी बात है कि उस समय का जो युवा होगा वो गांधी जी से प्रभावित होगा। तो राम वृक्ष बेनीपुरी भी कुछ वैसे ही थे और इसके चक्कर में वो कई बार जेल भी गए। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाएं में छपने लगी थी। आज 15 वर्ष के बच्चे मोबाइल के चक्कर में रहते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी 15 वर्ष की अवस्था में रचनाएं लिखना शुरू कर दिए थे। पत्र पत्रिकाओं में इनका प्रकाशन भी होने लगा था। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता,
जनवाणी और नई धारा का संपादन इन्होंने किया है। तो आप देख रहे हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है, खासतौर से पत्र पत्रिकाओं के संपादन में। तो इन पत्र पत्रिकाओं को आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखिए कि तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा नाम की जितनी भी पत्रिकाएं हैं, सब रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित की गई और आखिरकार इनका निधन 1968 ईस्वी में हो गया। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली रामवृक्ष बेनीपुरी की, और इनकी रचनावली कुल 8 खंडों में प्रकाशित है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर उनकी रचना यात्रा के बारे में बात करें तो इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण इत्यादि में अपने हाथ आजमाए। और खास तौर से हम लोग इनके रेखाचित्रों को माटी की मूर्तें से ज्यादा जानते हैं, और कई बार पैरों में बांध कर जो भी यात्रा वृत्तांत है इसको हम ध्यान देते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। जंजीरें और दीवारें संस्मरण के तौर पर जाना जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इनका एक उपन्यास भी है, पतितों के देश में। इस उपन्यास को ध्यान में रखिए। चीता के फूल कहानी है। इन्होंने नाटक लिखा अम्बपाली। कई बार ये सब परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल इसको आप अपने दिमाग में रखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी की इन रचनाओं को। और इनकी विशिष्ट शैली होने के कारण इनको कलम का जादूगर कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं यहाँ पर कि कलम का जादूगर किसको कहा जाता है, तो वो नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। वैसे तो आप जानते हैं कि कलम का सिपाही, कलम का मजदूर प्रेमचंद को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो तथ्य आप देख रहे हैं कि कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। आपके सिलेबस में जो चैप्टर लगा हुआ है बाल गोविंद भगत, जो कि रेखा चित्र है, इसके माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। तो आप देख रहे हैं कि बाल गोविंद भगत, जिसमें मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना तीनों का समावेश है। तो इसको ध्यान में रखिए। विकल्प में ये सब शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं परीक्षाओं में। आगे इस रेखा चित्र में बताया गया कि वेशभूषा या वह अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ यानी बाल गोविंद भगत पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। और आप जानते हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी, ये वही रामवृक्ष बेनीपुरी हैं जिन्होंने की ग्राम गीतों का संकलन किया हुआ है। ठीक है, कई बार ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो किसी न किसी रूप में बाल गोविंद भगत के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण खींचने का प्रयास किया। अब जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत को, तो इसमें शुरुआत के पैराग्राफ में ही रामवृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत के कुछ विशेषताओं के बारे में जिक्र किया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल गोविंद भगत जो कि मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, 60 साल से ऊपर ही इनकी एज थी लगभग। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी थी, जटाजूट नहीं रखते थे, लेकिन चेहरा हमेशा सफेद बालों से ही जगमगाता था इनका। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी रहती थी और सिर पर कबीर पंथी की एक टोपी टाइप की रहती थी, कंटोपी जिसको कहा जा सकता है। और जाड़ा जब आता था तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे। मस्तक हमेशा चमकता रहता था और रामानंदी चंदन का प्रयोग करते थे। नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, मतलब नाक भी उनकी छेदी गई थी। गले में तुलसी की जड़ों की एक माला बांधे रहते थे। तो आपके दिमाग में भी बाल गोविंद भगत का एक रेखा चित्र बन रहा होगा कि ज्यादा हाइट में नहीं थे, लेकिन गोरे थे। उनकी उम्र 60 साल से ऊपर थी। जब 60 साल से ऊपर है तो बाल इत्यादि पकेंगे ही, और दाढ़ी लोग रखते हैं, दार्शनिक तरीके से हो ही जाते हैं लगभग। यहाँ पर एक जिक्र किया गया कि कबीर पंथी। तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो बाल गोविंद भगत कबीर से काफी प्रभावित रहे हैं। उनके दोहों को, उनके साखियों को, उनके पदों को गा गा कर सुनाते थे। काफी प्रभावित रहते थे, अपने जीवन में भी उसको उतारने का प्रयास करते थे। तो इस स्टोरी में आप जरूर ध्यान में रखिए, हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि बाल गोविंद भगत किससे ज्यादा प्रभावित थे।
आगे बात करें तो ये सारी तस्वीर आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन वो बिल्कुल साधु नहीं थे, बल्कि गृहस्थ जीवन में अपना जीवन भी व्यतीत करते थे। उनके बेटे भी थे, पतोहू भी थी, ठीक है, खेती बाड़ी भी थी और साफ सुथरा मकान भी था। यानी कि वो गृहस्थ थे, लेकिन उनका जो ड्रेस था वो एक साधु की तरह था। जैसा कि मैंने बताया कि कबीर साहब को मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं और वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वाली महिलाओं की अंगुलियां या एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू है? तो आप अब समझ गए होंगे कि बाल गोविंद भगत किस तरीके का व्यक्तित्व है, जिसको कि रेखा चित्र के माध्यम से रामवृक्ष बेनीपुरी खींचने का प्रयास करते हैं। और इसमें 2 महीनों का जिक्र किया गया है, भादो और कार्तिक का। तो इसको ध्यान में रखिए, हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए, क्योंकि इसी टाइप से सवाल बनने रहे हैं कि किन शहरों का उल्लेख किया गया है, किन महीनों का उल्लेख किया गया है, तो ध्यान में रखिए। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया, और वो बेटा इकलौता था। उस दिन वो पूरा एकदम से रंग रंग रम गए थे, जो कि कबीर के दोहों थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि बाल गोविंद भगत से रिलेटेड जो मेन मेन जानकारियां होंगी और रामवृक्ष बेनीपुरी से संबंधित वो आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। अगले चैप्टर पर बात करें जो कि यशपाल द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम यशपाल पर बात कर लेते हैं। यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में, इसके बाद ये लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किए और इनका परिचय वहीं पर भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से ये जुड़े और कई बार ये भी जेल गए और इनकी मृत्यु सन 1976 ईस्वी में हो गई। यशपाल की रचनाओं को जब आप देखेंगे तो इसमें आम आदमी के सरोकारों की बात की गई है और कई बार तो इनको प्रेमचंद की परंपरा से भी जोड़कर देखा जाता है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार के तौर पर जाने जाते हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर रूप से सामने आती हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिजड़े की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। तो आप देख रहे हैं कि आप कई वन लाइनर किताबों को पढ़े होंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो ये सब रचनाओं का नाम दिया है, तो इनको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगर उनके उपन्यास पर बात करें तो झूठा सच नाम का जो उपन्यास है वो भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत करता है। झूठा सच के अतिरिक्त इनके उपन्यासों में अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात प्रमुख रूप से लिखे गए। इनकी भाषा स्वाभाविक और सजीव है, जो कि इनकी रचनात्मक विशेषता के तौर पर जाना जा सकता है। जो चैप्टर आपके सिलेबस में लगा हुआ है वो है लखनवी अंदाज। यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि हो चुकी है। कहना ना होगा कि आज के समय में ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो लखनवी अंदाज कहने से ये लग रहा है कि इसमें क्या है, व्यंग है। जब भी लखनऊ की बात की जाती है तो इसको तहजीब की नगरी भी कहा जाता है, संस्कृति की नगरी कहा जाता है और यहाँ तक कि नवाबों का शहर कहा जाता है। तो कुछ न कुछ यशपाल इस शहर पर उन्होंने कटाक्ष किया है। और इसमें जब आप चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे तो शुरुआत होती है कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया था। यानी आप देख रहे हैं कि लेखक जो है खुद के बारे में बता रहा है कि वो इस ट्रेन में इसलिए बैठा कि नई कहानी के संबंध में वो कुछ सोच सके कि क्या लिखें, और जो इन्होंने चुना था
ये साइड लोअर बर्थ कहा जा सकता है कि चुन लिया था। इसमें जो कैरेक्टर का नाम आता है वो है नवाब साहब। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने की बात भी आती है, तो ध्यान में रखिए यहाँ पर, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है कि अगर पूछ लिया जाए कि लखनवी अंदाज पाठ में किस फल की बात की गई है या फिर खीरे की बात की गई है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। और जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग भी इसका अनुभव किए होंगे कि खीरा के साथ जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी कई बार उपयोग की जाती है। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, यानी कि छिड़क दी उस पर, और फिर इसके बाद खाना शुरू कर दी। तो ये जो चैप्टर है उसमें यही पूरी स्टोरी चलती रहती है, लेखक उनको देखता है और इसी में उसकी यात्रा कंप्लीट हो जाती है। तो खासतौर से खीरा और नवाब साहब को बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला जो चैप्टर है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनका जन्म 1927 ईस्वी में बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था, और जब भी आप तार सप्तक के कवियों को पढ़ेंगे तो वहां पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाम भी आता है। तो आप लोग कमेंट्स कर कर बताइए कि ये किस सप्तक से जुड़े हुए थे। ये आपके लिए भी एक ट्राई हो जाएगा कि आप इसको ध्यान में रख सकें। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो कि बस्ती उत्तर प्रदेश से थे, 1927 में जन्म हुआ। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इसके बाद ये अध्यापक रहे, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया। सबसे इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया दिनमान में उप संपादक के रूप में। इसके बाद इन्होंने पराग के संपादक का काम भी किया। तो पराग पत्रिका और दिनमान पत्रिका दोनों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। सन 1983 ईस्वी में इनका निधन भी हो गया। देखा जाए तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार, सब कुछ है। एक तरीके से देखा जाए तो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। अगर इनकी कृतियों के बारे में बात करें तो काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनके कविता संग्रह है। और इनको इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि यही सब विकल्प में आ जाएंगे कि कौन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता संग्रह है और कौन सा नहीं है। अगर उपन्यास की बारे में बात करें तो उसमें है पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। कहानी संग्रह है लड़ाई, और नाटक है इनका बकरी। इसी तरीके से इन्होंने जो लड़ाई कहानी संग्रह लिखा है, एक रचना है राम की लड़ाई। इनको भी आप ध्यान में रखिए कि किसकी रचना है। अगर किसी को मालूम हो तो जरूर वो कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन सा क्रिएट होने लगता है कि लड़ाई कहानी संग्रह किसका है और राम की लड़ाई किसका है। बाकी बकरी नाटक को आप लोग ध्यान में रखिए। बाल साहित्य पर भी काम किया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। इन्होंने लिखा है भाव भाव खाओ खाओ, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये बाल साहित्य के तौर पर है। चर्चे और चरखे, चर्चे और चरखे नाम से इनके लेखों का संग्रह है, इसको भी ध्यान में रखना है। और इनको साहित्य अकादमी मिला हुआ था खूंटियों पर टंगे लोग पर। जो इनकी काव्य संग्रह इनका साहित्य अकादमी मिला खूंटियों पर टंगे लोग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पहचान मध्य वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के तौर पर की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे, जैसा कि बताया गया। यहाँ पर उन्होंने लेखों का संग्रह किया है। चर्चे और चरखे नाम से इन्होंने दिनमान में स्तंभ लिखना शुरू किया था, और बड़ी बेबाकी से सच कहने का साहस इस स्तंभ में दिखता है, और उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता भी है। संस्मरण, जैसा कि आप जानते हैं कि स्मृतियों से बनता है, और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। जो चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, वो संस्मरण विधा में है, और ये आधारित है फादर कामिल बुल्के के जीवन पर। और ये संस्मरण पढ़ने से ये लगता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का अंतरंग संबंध रहा है फादर बुल्के से। फादर बुल्के, जिनका जन्म बेल्जियम में हुआ, और एक शहर था रैम्स चैपल, रैम्स चैपल नाम का शहर था, वहां पर इनका जन्म हुआ। लेकिन फादर कामिल बुल्के जो कि भारत को अपना एक घर मान लिए थे, यहीं पर वो अपने को भारतीय कहते थे। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि अंग्रेज खुद भारत को
अपना देश मान रहा है, कर्म भूमि मानता है, जबकि जन्मभूमि इनकी बेल्जियम है। फादर कामिल बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। उन्होंने राम कथा लिखी, जो कि काफी फेमस रही है, इनकी परीक्षाओं में भी पूछा जाता रहा है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि उस पूरी रचना का नाम क्या है। जब आप मानवीय करुणा की दिव्य चमक चैप्टर पढ़ेंगे तो पहली लाइन शुरू होती है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती, भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाएं खोल गले लगाने को आतुर है। तो ये एक दृश्य आपको दिख रहा है फादर कामिल बुल्के का जब उनका निधन हो गया। और यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि मैं 35 साल से इसका साक्षी था, मतलब उनको देखते रहे जब वो इलाहाबाद में थे और जब वो दिल्ली आते थे तो इन लोगों से मिलते थे। और उनका संबंध परिमल एक संगठन है उससे भी था। परिमल, जब आप प्रगतिवाद प्रगतिशील आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें इसका जिक्र होता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि फादर कामिल बुल्के के अभिन्न मित्रों में डॉक्टर रघुवंश का नाम आता है, जो कि उनको कई बार चिट्ठियां लिखा करते थे। भारत में बस जाने के बाद फादर कामिल बुल्के 3 बार अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम इत्यादि गए। इसके बाद वो कलकत्ता से बीए किए और इलाहाबाद से एमए किए। और जब वो एमए कर रहे थे तो उस समय धीरेन्द्र वर्मा, जो अब आप हिंदी भाषा इत्यादि पढ़ेंगे तो वहाँ पर धीरेन्द्र वर्मा का नाम आता है। ये वही धीरेन्द्र वर्मा है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। और फादर कामिल बुल्के ने जो अपनी पीएचडी की सन 1950 में कंप्लीट की, तो यही है राम कथा उत्पत्ति और विकास। ये खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है और हम लोग डिफरेंट नाम देखकर तुरंत बता देते हैं कि फादर कामिल बुल्के द्वारा ये लिखा गया है। तो इस रचना को भी आप परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखिए। जब परिमल की बात की जा रही थी तो परिमल से ये जुड़े हुए थे और वहां पर इन्होंने एक प्रसिद्ध नाटक, मातरलिंक नाम के राइटर की प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का अनुवाद किया नील पंछी नाम से। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, नील पंछी का अनुवाद किसने किया? फादर कामिल बुल्के ने किया। और जब वो पढ़ाई लिखाई अपना कंप्लीट कर लिए तो क्रमशः वो रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष भी रहे। अंग्रेजी हिंदी कोश भी उन्होंने तैयार किया, बाइबिल का अनुवाद भी किया। और वो बीमार पड़े और 73 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा। और ये समकालीनों में अगर देखा जाए तो इनका संपर्क जो था जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन इत्यादि से ये मिलते जुलते भी थे। सत्यप्रकाश, डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश से भी इनकी दोस्ती रही। ये सब आलोचक रहे हैं, इनकी किताबों को भी आपने पढ़ा होगा। अंत में जब इनका निधन हुआ, अंतिम संस्कार इनका किया गया रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा किया गया। हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए। जिस परिमल की हम चर्चा कर रहे थे तो वो परिमल आखिरकार क्या है? परिमल निराला के प्रसिद्ध काव्य संकलन से प्रेरणा लेते हुए 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले कुछ उत्साही युवक मित्रों द्वारा इसकी स्थापना की गई। परिमल द्वारा अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियां आयोजित की जाती थी, जिनमें कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, आलोचना पर खुली बहस की जाती थी। परिमल का कार्यक्षेत्र इलाहाबाद, जौनपुर, मुंबई, पटना, मथुरा, कटनी में भी इसकी शाखाएं थी। मेन था इलाहाबाद। परिमल ने इलाहाबाद में साहित्य चिंतन के प्रति नए दृष्टिकोण का न केवल निर्माण किया बल्कि शहर के वातावरण को एक साहित्यिक संस्कार देने का भी प्रयास किया। फादर कामिल बुल्के की प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो राम कथा उत्पत्ति और विकास के बारे में बात कर लिया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने लिखा राम कथा और तुलसीदास, मानस कौमुदी, ईसा जीवन और दर्शन, अंग्रेजी हिंदी कोश। तो आप देख रहे हैं कि फादर कामिल बुल्के राम को आधार बनाकर कई रचनाएं उन्होंने की। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिए, आगामी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर ये सब पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को भी समझ गए होंगे कि जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा, ठीक है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि फादर कामिल बुल्के पर है। तो बुल्के पर क्यों लिखना पड़ा उनको, सारी चीजें आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो चैप्टर है वो है मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम मन्नू भंडारी को देखते हैं कि इनका जन्म 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। और इनकी इंटर तक की शिक्षा वहीं हुई, बाद में ये राजस्थान के अजमेर शहर में पहुंच गई।
वहीं से इन्होंने एमए किया। इसके बाद दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में ये टीचर के रूप में काम करना शुरू की। जब भी स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी की बात की जाएगी तो इसमें मन्नू भंडारी का नाम सबसे पहले आएगा। और जब आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ने पर ऐसा लगेगा कि मन्नू भंडारी अभी जीवित है, लेकिन सच बात यह है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक अभी अपडेट नहीं की गई है। 3-4 साल पहले का ही जो तथ्य उसमें उसी को दिया गया है। अगर मनु भंडारी की रचनाओं के बारे में बात करें तो एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये उनके कहानी संग्रह है। उपन्यास की बात करें तो आपका बंटी महाभोज उपन्यास है। और एक रचना बार बार पूछी जाती है कि 1 इंच मुस्कान, जो कि मनु भंडारी और राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर एनसीईआरटी में उसका जिक्र नहीं किया गया, इसलिए हमने भी इसको छोड़ दिया है। रचनाओं के बाद आप देखें तो मनु भंडारी ने फिल्म और टेलीविजन धारावाहिकों के लिए भी पटकथाएं लिखी हैं। तो ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है, इसको ध्यान में रखिए। और यहाँ पर जो चैप्टर में पढ़ना है आपको, एक कहानी यह भी, जो कि इनके आत्मकथा का एक छोटा सा अंश से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो ध्यान में रखिए विधा को। इसके अतिरिक्त आप देखें तो मन्नू भंडारी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें कि हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान से हुआ, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कार इनको मिले। मन्नू भंडारी की कहानियां हो या उपन्यास हो, भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। खासतौर से इनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। एक कहानी अभी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई क्रमबद्ध तरीके से आत्मकथा नहीं लिखी है। जिस तरीके से लोग क्रमबद्ध तरीके से आत्मकथा लिखते हैं, उस टाइप से यह जो रचना है एक कहानी अभी, आप देख रहे हैं कि इसमें कहानी शब्द ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपको इससे भ्रमित नहीं होना है कि ये कहानी है, बल्कि इसको आत्मकथ्य या फिर आत्मकथा का एक अंश माना जा सकता है। अगर देखें तो जो ये एक कहानी ये अभी है, ये मनु भंडारी के किशोर जीवन पर आधारित है और ये ज्यादा प्रभावित है अपने कॉलेज की एक प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से। तो हो सकता है ये सवाल पूछ लिया जाए, तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान आप रखिए। शीला अग्रवाल का जिक्र किस रचना में किया गया है? एक कहानी है अभी, उन्हीं से प्रभावित होती हैं। सामान्य तौर पर पहले बहुत सामान्य लड़की के तौर पर थी, लेकिन जैसे ही ये इनसे मिलती हैं शीला अग्रवाल से, इनके जीवन में बहुत ही बदलाव हो जाता है। पूरा इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो यही मिलेगा। एक कहानी है अभी, जब शुरू में आप पढ़ेंगे तो शुरू में बताया गया है कि मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे वो मध्य प्रदेश से अजमेर चली गई, ठीक है। और इनके पिताजी का जो व्यवहार था थोड़ा मनु भंडारी के प्रति अच्छा नहीं था, और वो लिखती हैं एग्जाम कि मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, तो बचपन में मुझे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना की जाती थी और इनके अंदर हीन भावना की ग्रंथि पैदा कर दी गई थी। इनके पिताजी का रोल बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाने के समय मैंने इस रचना को पूरा पढ़ा है और जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट देखी उनको देखिए मैं हाईलाइट भी कर दिया हूँ। वो इसी में आगे लिखती हैं कि 5 भाई बहनों में सबसे छोटी ये थी, मतलब कि इनके भी 5 भाई बहन थे जिसमें सबसे छोटी थी। और ये भाई बहनों के साथ क्या क्या खेलती थी ये भी बताया गया इसमें। गिल्ली डंडा खेलती थी, पतंग उड़ाती थी, कांच पीसकर माजा सूतने का काम भी करती थी। लेकिन ये सब घर के अंदर ही इन लोगों को करना पड़ता था, क्योंकि इनके पिताजी काफी स्ट्रिक्ट थे, माताजी ठीक थी। लेकिन जैसे ये सन 1945 में 10वीं पास करके फिर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेती हैं, तो वहां पर इनकी एक टीचर शीला अग्रवाल से इनका परिचय होता है, जो कि सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाती थी। वहीं से इन्होंने शरद चंद्र और प्रेमचंद को पढ़ना शुरू किया। इसके अतिरिक्त जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा इत्यादि पर इन्होंने पढ़ना शुरू किया, उनके बारे में जाने। उनकी रचनाओं का भी जिक्र इन्होंने इसमें किया है कि जैनेन्द्र की सुनीता, अज्ञे का शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, फिर जैनेन्द्र का त्याग पत्र, चित्रलेखा इन्होंने भगवती चरण वर्मा का सब पढ़ा है शीला अग्रवाल के
माध्यम से ही पढ़कर जाती थी और फिर उन लोगों से लंबी लंबी बहसें भी करती थी, बताती थी कि क्या होता है। बाद में इनके पिताजी की टकराहट और बढ़ती गई जब ये राजेंद्र यादव से शादी की। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी से। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में ग्राम दौलतपुर में हुआ, जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। ध्यान में रखिए कि हम बात कर रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, क्योंकि इन्हीं की तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नाम है, तो उसको हमें नहीं ध्यान में रखना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रखना है, जिनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है। तो कई विद्यार्थी जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो कि अभी इस तैयारी में उतरे हैं उनके लिए ये सब तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 में पैदा हुए और आप देखेंगे कि इसी वक्त उनका भी जन्म हुआ लगभग मदन मोहन मालवीय का भी। ठीक है, तो आसीपास थे, रायबरेली के रहने वाले थे। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए ये अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद ही रेलवे में नौकरी इन्होंने कर ली और सन 1903 में इन्होंने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा देकर सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया, जो कि एक तरीके से हिंदी साहित्य में एक टर्निंग पॉइंट रहा है। 1903 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया और 1920 तक इसके संपादन से जुड़े रहे, यानी कि लगभग 17 वर्षों तक इन्होंने संपादन किया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सन 1938 ईस्वी में इनका देहांत हो गया और ये कहा जा सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी एक व्यक्ति ही नहीं थे, बल्कि एक संस्था के तौर पर थे और हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय में इन्होंने अपना नाम जोड़ा। वे देखा जाए तो हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, चिंतन एवं लेखन के स्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। तो ये जो वाक्य पूरा हमने पढ़ा एक तरीके से परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये सब जितने भी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं सब विकल्पों में आ जाएं, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा विकल्प सही है और कौन सा नहीं है। तमाम प्रतिभाओं से परिपूर्ण थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, समालोचक, अनुवादक, सब कुछ थे। अगर इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। तो कई बार ये सब सवाल में पूछ लिए जाते हैं कि रसज्ञ रंजन किसकी रचना है, साहित्य सीकर किसकी रचना है, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, ये सब निबंध संग्रह हैं। संपत्ति शास्त्र एक उनकी पुस्तक है जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। इसके अतिरिक्त महिला मोद महिला उपयोगी पुस्तक है जो कि आध्यात्मिकी दर्शन पर आधारित है। द्विवेदी काव्यमाला में इनकी कविताओं को संकलित किया गया है। उन महावीर प्रसाद द्विवेदी का संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली जो कि 15 खंडों में प्रकाशित किया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि 15 खंडों में महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली प्रकाशित है। इसके बाद बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक खास रोल रहा है व्याकरण और वर्तनी नियम को स्थिर करने का। इन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी नियम स्थिर किए। और एक आप देखते होंगे कि एक शब्द अनिश्चितता को लेकर एक लेखक से इनका विवाद भी चला। आप लोग लगातार अगर मुझसे जुड़े होंगे तो तुरंत उस लेखक का नाम बता देंगे, एक मैं हिंट दे दे रहा हूं। और आगे चलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो खड़ी बोली है उसको कविता की भाषा के रूप में स्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये एक तरीके से काव्य और गद्य दोनों की भाषा के रूप में खड़ी बोली प्रतिष्ठित हो गई। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को अपनाया और व्यापक बनाया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप भी सामने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व और इतिहास पर खोज परख कार्य किया। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ही संभव है। तो रहा, और इनकी एक खास दृष्टि ये भी थी कि आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल पीछे नहीं है, किंतु यहाँ तक
पहुंचने में अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया। नवजागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलख जगाया, लोगों को नवजागृत किया। द्विवेदी जी का जो लेख यहाँ पर लगाया गया है कि कुतर्कों का खंडन किया गया है, तो इस लेख के माध्यम से उन्होंने सभी पुरातन पंथी विचारों से लोहा लिया है और स्त्री शिक्षा को व्यर्थ या समाज के विघटन का कारण नहीं मानते थे। जो पुरातन पंथी मानते थे उनका इन्होंने एक तरीके से विरोध किया। और दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकार किया, बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात कही गई और परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका था उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देने की भी बात कही गई। यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता रही। और इस निबंध के बारे में हम बात करें तो सन 1914 की सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ, पांडित्य शीर्षक से। ठीक है, पढ़े लिखों का पांडित्य, इस नाम से ये प्रकाशित हुआ था। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। महिला मोद नामक पुस्तक में इसको शामिल करते हुए स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नाम से इसको लिख दिया गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को जरूर आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखना है। और जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों के बारे में, तो उन्होंने शुरुआत में बताया है कि बड़े शोक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं हैं, तो शिक्षित लोग हैं, लोग जिन्होंने बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्म शास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना है, कुमार्गियों को सुमार्गी बनाना है और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है, उनकी दलीलें सुन लीजिए। एक तरीके से ये पढ़े लिखों पर ही सवाल उठा दिया है यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और वो लिखते हैं कि अशिक्षित लोग होते तो कोई दुख नहीं होता, लेकिन ये काम जो शिक्षित लोग हैं वही कर रहे हैं। और 3 पॉइंट्स यहाँ पर उन्होंने उजागरित किया है। पहला है कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी, होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर मिलती। दूसरा पॉइंट उन्होंने उठाया कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक ही वह लिख सकी थी। इस पर भी उसकी इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का दुष्परिणाम ही था। तीसरी बात उन्होंने कही कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी, अतएव नागरिकों की भाषा की तो बात दूर रही, अपढ़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। फिर भी हम 2-4 बातें लिख देते हैं। फिर उन्होंने लिखा इसमें और पूरा जिक्र किया है भवभूति और कालिदास के नाटकों का उल्लेख करते हुए, फिर बौद्ध के त्रिपिटक का जिक्र किया है, फिर कुछ महिलाओं का नाम लिया, शीला, विद्या, अत्रि की पत्नी जो है उनका नाम लिया, गार्गी, रुक्मणी हरण की कथा के माध्यम से निबंध को पूरा बढ़ाया है। और वो लिखते हैं आगे कि आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए, उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में इन सब पर बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आवे सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है, ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि वही महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जिन्होंने मैथिली शरण गुप्त को प्रेरित किया था कि वो उर्मिला पर एक काव्य लिखें। ठीक है, तो उन्होंने लिखा। इसी तरीके से मैथिली शरण गुप्त ने कई उपेक्षित स्त्रियों पर लिखा है, क्योंकि वो अपना गुरु भी मानते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी को, तो लिखा है। अगला जो चैप्टर है वो है यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखा गया है। यतीन्द्र मिश्र जिनका जन्म 1977 में अयोध्या में हुआ और ये लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। ये सहित नामक पत्रिका से जुड़े रहे जो कि अर्धवार्षिक है और इनको कई पुरस्कार भी मिले, जिसमें बिमला देवी फाउंडेशन पुरस्कार महत्वपूर्ण रहा है। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, जिसमें यदा कदा, अयोध्या
तथा अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा यतीन्द्र मिश्र शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक लिखी, गिरिजा नाम से पुस्तक लिखी है। ये भी ध्यान में रखिए, यतीन्द्र मिश्र अपेक्षाकृत इनको कम पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया गया है। इन्होंने रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का संपादन भी किया है। कुंवर नारायण पर भी 2 किताबें इनकी आई हैं, ठीक है। और लगातार इनको कई सम्मान भी मिले, जिसमें भारत भूषण, अग्रवाल, हेमंत स्मृति पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान, कई पुरस्कार मिले। जो चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है वो है नौबत खाने में इबादत, जो कि शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर आधारित है और बहुत ही रोचक शैली में लिखा गया है। इसको नाम दिया गया है व्यक्ति चित्र। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए कि नौबत खाने में इबादत किस टाइप का है, व्यक्ति चित्र। एक तरीके से ये भी रेखा चित्र टाइप का ही है, जो कि बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर आधारित है, जो कि शहनाई वादक है। इसमें यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना, लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है, और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है, पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। देखिए, ये बात तो लिखी गई है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के संदर्भ में, लेकिन इसको पढ़ते वक्त हमारा और आप सभी का जो संबंध है वो भी कहीं न कहीं यहाँ पर अप्रत्यक्षता आ जा रहा है कि पढ़ाई भी जो है या फिर परीक्षा भी है, वो भी क्या है, एक आराधना है, उसका भी विधि विधान है, शास्त्र है, अभ्यास जरूरी है, अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है, पूरी तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है। ये उन बच्चों के लिए है जो केवल कमेंट्स लिखने में जितना जल्दी से लिख देते हैं, लेकिन काम करना उतना जल्दी नहीं है, उसमें टाइम लगता है। धैर्य जरूरी है और मंथन करना भी जरूरी है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई विद्यार्थी हैं तुरंत लिख देते हैं कि फला किताब पर ये बना दीजिए, क्योंकि इसकी चिंता मैं खुद करता हूँ ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखने की जरूरत है। तो वही बात यहाँ पर भी बिस्मिल्लाह खां के बारे में भी यतीन्द्र मिश्र ने कहा, और बहुत ही धैर्य से बिस्मिल्लाह खां लगन से काम करते रहे। 80 उम्र तक वो शहनाई वादन करते रहे और संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार। इस पाठ में इसकी गूंज अनुगूंजें बार बार पढ़ने पर दिखाई पड़ती हैं। भाषा सहज, प्रवाहमयी, प्रसंगों से भरी हुई है, संदर्भों से भरी हुई है। अब बात करते हैं कि जब आप नौबत खाना या नौबत खाने में इबादत चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कुछ चीजों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि बात की गई है बनारस के आसपास की, काशी की, पंचगंगा घाट की, जहां पर बालाजी मंदिर है, उसकी ड्योढ़ी की बात की गई है। ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि की चर्चा की गई है। और यह भी बताया गया है कि अमीरुद्दीन, बाद में आपको पता चलेगा कि यही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, जब 6 साल के थे और इनका बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का था, तभी से इनके जो मामू जान इत्यादि जो थे वो लोग शहनाई बजाते थे और ये लोग चोरी से जाकर सुनते थे। मामू का यहाँ पर नाम दिया गया है सादिक हुसैन और अली बख्श, इन लोगों का नाम है, और घर में पहले से ही खानदानी पेशा था, ये लोग बजाते थे, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव जो बिहार में है वहां पर हुआ था, और संगीत प्रेमी परिवार था पूरा। 5 से 6 वर्ष डुमराव में बिताने के बाद ये अपने नाना के घर काशी आ गए, यानी कि बॉर्डर पर ही है बनारस के, तो यहाँ पर आ गए। और शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड क्या है, अंदर से पोली होती हुई जिसके सहारे शहनाई को फूका जाता है, ठीक है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे यहाँ पर लेखक बता रहा है कि अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं वही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब। इनका जन्म जैसा कि मैंने बता दिया कि डुमराव में हुआ, और बाकी ये कहाँ कहाँ बालाजी मंदिर पर जाकर शहनाई बजाते थे, शहनाई क्या है, उन सारी चीजों का इसमें उल्लेख किया गया है। और कुछ कुछ चीजों को बारे में बताया गया है कि शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी, मूर्छंग आदि का वर्णन बार बार इसमें आया है, ठीक है। तानसेन द्वारा रचित बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम में प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त
यहाँ पर दक्षिण भारत के एक मंगलवाद्य नागस्वरम की भी चर्चा की गई है और ये भी बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व से जुड़े हुए थे जो मुहर्रम में वहां पर भी बजाया जाता था। मुहर्रम का महीना वो होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं और पूरे 10 दिनों का ये शोक होता है और 8वें दिन की तारीख काफी इंपॉर्टेंट होती है, उसी दिन ये लोग शहनाई बजाते हैं। तो ये सब पूरा बताया गया है। फिर कुछ गलियों का भी जिक्र इसमें किया गया कि कुलसुम हलवाई की कचौड़ी की दुकान, गीता बाली और सुलोचना को याद करते हैं। सुलोचना उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा हीरोइन थी। फिर जब उनसे पूछा जाता है तो वो मुस्कुराकर इसका जवाब देते हैं। फिर लेखक लगातार एक तरीके से इंटरव्यू नुमा इसमें पूरी बातों को लिखा है और आखिरकार बताया जा रहा है कि सन 2006 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है बिस्मिल्लाह खां का। तो ये पूरा चैप्टर रहा बिस्मिल्लाह खां के ऊपर। आखिरी जो चैप्टर है वो भदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भदंत आनंद कौशल्यायन। कई बार आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो विकल्पों में इनका नाम जरूर रहता है एक आध जगह। इनका जन्म 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। बचपन का नाम हरनाम दास था और लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया। इससे पहले भी आपने देखा कि एक लेखक यशपाल ने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया था। इसका मतलब है कि ये कॉलेज काफी अच्छा रहा होगा उस जमाने में और अभी भी होगा। वहां से इन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद ये बौद्ध भिक्षु बन गए और देश की अनेक देशों में काफी यात्राएं की और बौद्ध धर्म का प्रचार किया और गांधी जी से भी प्रभावित रहे और वर्धा में वर्षों तक रहे। सन 1988 में इनका भी निधन हो गया। ठीक है। और लगभग इन्होंने 20 से अधिक किताबें लिखी हैं जिसमें भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख है। बौद्ध धर्म से संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। इसके बाद यहाँ पर जो चैप्टर लगा हुआ है वो है संस्कृति। तो इस पर इन्होंने विचार किया गंभीरता से कि सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों पर इन्होंने विचार किया है और इसके माध्यम से कई उदाहरणों से समझाने का प्रयास किया है कि सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, या फिर दोनों एक ही वस्तु हैं या अलग अलग हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने बातों को की है। वो लिखते हैं इस चैप्टर में कि जब भी हम संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं तो लिखते हैं वो कि जब जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज है या दो वस्तुएं हैं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर उन्होंने समझाया है और उदाहरण दिया है कि कल्पना कीजिए कि उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कारक या आविष्कर्ता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहले पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिस कर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। दो उदाहरण आप देख रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इन्हीं दोनों उदाहरणों के पर विचार कीजिए। तो पहले उदाहरण में एक चीज है कि किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे जो उदाहरण सुई धागे के माध्यम से उन्होंने उदाहरण दिया कि एक चीज है सुई धागे का आविष्कार करने की शक्ति और दूसरी चीज की है सुई धागे का आविष्कार। यानी कि जिस योग्यता, प्रवृत्ति या प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ वो क्या है? सभ्यता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जिस योग्यता, प्रवृत्ति या प्रेरणा के बल पर जो चीज खोजा जाता है वो क्या हो गया? व्यक्ति विशेष द्वारा, तो वो संस्कृति के अंतर्गत है और उस संस्कृति जो द्वारा जो आविष्कार हुआ वो सभ्यता है। यानी कि सभ्यता और भी बड़ा हो गया।
आगे वो बताते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा होगा। यानी कि मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है, अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, अस्थायी भी है। ठीक है, तो ये सारी बातें उन्होंने संस्कृति नामक चैप्टर में कही हुई है। तो उम्मीद है कि पूरे गद्य खंड को आप लोगों ने समझ गया होगा, आप लोगों ने समझ लिया होगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के